नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और ये बात यथार्थ होता है, चरितार्थ होता है लाल सिंह चड्ढा में। देखिए, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक मासूम हीरो को दिखाया गया है जिसका कोई गोल नहीं होता है। जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी भागना यानी चलना, वो चल नहीं पाता था, वो दौड़ने लगता है और इतना दौड़ता है कि वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है। तो यही है फॉरेस्ट गम की कहानी, जिसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से अडॉप्ट किया गया है इस फिल्म में यानी लाल सिंह चड्ढा में। स्टार्ट करते हैं हम अपने डेवलपमेंट पॉइंट से। डेवलपमेंट स्टेज इस तरह से है कि ये 94 में एक फिल्म आई थी फॉरेस्ट गम, ज़बरदस्त चली, सब तरह के अवार्ड्स इस फिल्म ने जीता और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया कि जब भी कोई क्लासिक फिल्म या अच्छी फिल्म की बात होती थी तो लोग इस फिल्म का नाम जरूर लेते थे। और यही बात हुआ 2008 में। आमिर खान और अतुल कुलकर्णी के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी। दोनों दोस्त थे, एक फिल्म के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ दोस्ती हो गई और आपस में फिल्मों की बात लोग करते हैं। जो एक्टर होते हैं वो आपस में जब बैठते हैं तो दूसरे फिल्मों की बात करेंगे, दूसरे एक्टर्स की बात करेंगे, तो बात हो रही थी। तो उन्हीं दौरान इस फिल्म का भी जिक्र आया फॉरेस्ट गम की और दोनों लोगों ने सराहा कि बहुत अच्छी फिल्म थी। कुलकर्णी साहब आ गए घर पर, डीवीडी रखी हुई थी इस फिल्म की, फॉरेस्ट गम की। उन्होंने लगाया और देखा और देखते समय उनको लगा, अच्छा, एक कलाकार जब होता है ना तो उनके अंदर, कोई भी कलाकार हो, उनके अंदर एक क्रिएशन भी होता है। वो क्रिएटिविटी के तौर पर सोचने लगे कि अच्छा, इसमें हीरो अगर यहाँ का हो तो वो कैसा सोचेगा, क्या बोलेगा, किस तरह के लोगों से बात करेगा, क्या क्या इंसिडेंट होगा, क्या क्या इसके अंदर हम इमोशन डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोचा और लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए, एक सीखने वाली बात है। आप कोई भी फिल्म देखें, अगर अच्छा लग गया तो आप सोचिए कि उसको आप अपने ढंग से कैसे लिख सकते हैं। लिखना स्टार्ट किया, 10 से 12 दिनों के अंदर उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली। आमिर खान जी को फ़ोन किया कि भाई एक स्क्रिप्ट है, तो बोला किस तरह की स्क्रिप्ट है, तो बताया कि इस फिल्म की है। तो आमिर सोचे कि भाई इतनी बड़ी फिल्म, इसका कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने नहीं सुना, लेकिन 1.5-2 साल बाद मौका मिला, इस फिल्म को उन्होंने सुना जो इन्होंने लिखा था अतुल कुलकर्णी ने। आमिर खान को पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत थी पैरामाउंट कंपनी। पैरामाउंट के पास इसका राइट्स था, रीमेक राइट्स था और उस राइट्स को लेने में इनको 10 साल तकरीबन लग गए। और जब इनको पैरामाउंट कंपनी से रीमेक राइट्स मिला, फिर इन्होंने इस पर प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, यानी पूरा का पूरा टीम इसमें जुड़ते चले गए। देखिए, अतुल कुलकर्णी एक बहुत अच्छे एक्टर होते हुए भी इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की, ये एक अलग बात है। इन्होंने राइटिंग तक ही अपने को सीमित रखा और फिल्म देखते ही ये समझ में आ रहा था। देखिए, मैं आज ही फिल्म मॉर्निंग में देखा कि इस पर बहुत बहस हुई है, यानी फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट होते होते कई ड्राफ्ट इसमें बने और इसके अंदर भर भर के इंसिडेंट, यानी 1975 से लेकर 2018 तक के बीच के ढेर सारे इंसिडेंट जो हमारे भारत में हुए, ऐसे ऐसे इंसिडेंट जिसके फुटेजेस को भी दिखाए गए, उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर हर तरह के इंसिडेंट दिखाए गए और उसको इस ढंग से जोड़ा गया ताकि एक के बाद एक वो परत के रूप में परत जुड़ता जाएगा और आपको याद आता जाएगा, हाँ हाँ, इस समय तो ये घटना हुई थी, ये बहुत चर्चा का विषय था, इसके लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ दिखा रहे थे। आपको सब समझ में आता रहेगा और लगेगा कि हाँ, कहानी के साथ ये चल रहा है। तो ये एक बड़ा ही अलग ढंग से इन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और फिल्म को सेम, कई जगह पर तो सेम टू सेम, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया, लेकिन उसके अंदर भर भर के इमोशन डाला, कई तरह के इसके अंदर इंसिडेंट डाले, कई तरह के इसमें एक्शन पार्ट डाले। जो भी चीज़ उनको लगा कि हाँ, इस चीज़ को करने पर लोगों को कुछ डिफरेंट अनुभूति होगी, वो चीज़ इसमें इन्होंने किया। तो डेवलपमेंट का पॉइंट ये था कि इसमें हर लोग, ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग हर समय बैठकर ये क्यों हो रहा है, ये क्या सोच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा ना करें, तो इस पर बहुत चर्चा हुई होगी, तभी ये फिल्म इस ढंग से लिख करके तैयार हुआ होगा। अब आते हैं अपने प्री प्रोडक्शन पॉइंट पर कि प्री प्रोडक्शन में क्या हुआ है। प्री प्रोडक्शन के दौरान इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इससे पहले कि शॉर्ट डिवीज़न करे या ब्रेक डाउन करे, उन्होंने लोकेशन और कास्टिंग पर ध्यान दिया। हर जगह पर गए जहाँ पर इनको लगा कि ये इस तरह का चीज़ हमारे फिल्म में है और इसका लोकेशन ऐसा ही होना चाहिए। लोकेशन का चार्ट, प्रॉप्स का, क्योंकि 75 से लेकर के 2018 तक दिखाना था, उसके लिए प्रॉप्स बनाना था कि अपने जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, जो आर्ट डायरेक्टर हैं, उनको समझाया जा सके। रवि आहूजा और मुकेश छाबड़ा जी ने इसकी कास्टिंग बड़े अच्छे ढंग से किया। देखिए, मेन कास्टिंग तो करीना कपूर और आमिर खान हैं ही हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो कास्ट किया गया उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटे छोटे कैरेक्टर जो भी सेना के रूप में हो या अलग अलग जो 1 सीन 2 सीन के लिए भी आ रहे हैं, तो उनका जो कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था, यानी कास्टिंग ठीक ठाक किया गया इसके अंदर। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं
अद्वैत चंदन जी, उन्होंने पहले ये सोच रखा था, या जिस समय स्टोरी सीटिंग हो रही थी उसी समय आपस में बात हुआ था कि फ़िल्म को ऐसा रखा जाएगा कि टेक्निक हॉबी ना होने पाए। यानी किसी तरह से ऐसा ना लगे कि पूरी तरह से टेक्निकल फ़िल्म है, जबकि ज़बरदस्त इसमें वीएफएक्स का यूज़ किया गया है, बाद में बताएँगे। लेकिन लोगों को लगेगा कि एक सिंपल कहानी है, ताकि इनोसेंसी झलके। एक जो हीरो है वो मासूम है, तो फ़िल्म भी मासूम होना चाहिए, उसके फर्स्ट शॉट से आपको मासूमियत दिखेगा। इसके जो कैमरामैन है, जो सिनेमेटोग्राफर डीओपी है, वो भी बहुत पहले से इनसे जुड़े हुए हैं, यानी आमिर खान की बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने एज ए डीओपी काम कर चुके हैं। उनका नाम है सत्यजीत पांडे जी, और उन्होंने इस फिल्म को शूट करते समय वाकई में लोगों से ये कहा कि हम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन वो टेक्निक्स स्क्रीन पर दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी आप देखेंगे इसके अंदर ट्रिनिटी यूज़ हुआ है, इसके अंदर रिमोट ट्रॉली यूज़ हुआ है, इसके अंदर ड्रोन भी है, ऑक्टोकोपर यूज़ हुआ है, तो सारा चीज़ है, लेकिन आपको इतना स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा। बहुत अच्छा तो सिनेमेटोग्राफी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना है कि आपके फिल्म की जो स्टोरी है उसको ये पीछा कर रही है। आप फर्स्ट जो सीन है उसको आप जब देखेंगे, यानी कास्टिंग स्टार्ट होता है तो एक फेदर जो है उड़ते हुए जा रहा है, और वही चीज़ लास्ट में भी, तो एक शॉट में उस फेदर को पूरा ग्राफिक्स से किया गया है, पूरा वीएफएक्स का काम किया गया है, फेदर अलग से उसके अंदर कंपोजिटिंग किया गया है, लेकिन फेदर जिस ढंग से पलट रही है या उड़ रही है, आपको लगेगा कि एक्चुअल नेचुरल है। तो वो कास्टिंग इतना अच्छा लगेगा जहाँ पर वो फेदर नीचे गिरते हैं। स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ, कोई भी हम चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं, आप फिल्म देखिएगा तो और अच्छा लगेगा, इस चीज़ को समझेंगे। आपका नाम पर बार बार जाएगा जहन कि भाई कौन कास्टिंग में है, किसका नाम आ रहा है, लेकिन आप बैकग्राउंड देखिएगा किस तरह से इसको फिल्माया गया, और एक फेदर आके नीचे गिरती है और उस फेदर को आमिर खान उठाते। तो फेदर क्या है, एक इनोसेंट चीज़ है, उससे आमिर खान की जो तुलना किया गया, माइंड ब्लोइंग, और एंड में भी यहीं से फिर एंडिंग भी होता है इसका। तो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस किया गया, यानी कास्टिंग ही पूरी, जैसे होता है ना किसी भी बुक को पढ़िए तो कवर ही बता देता है, तो कवर तो बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन ये जो डायरेक्शन का पॉइंट था, और उसके बाद ट्रेन के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या जो लोग बातें कर रहे हैं, जो वहाँ पर उपस्थित यात्री गण हैं, उनकी कास्टिंग हो या उनकी एक्टिंग हो, लाइटिंग बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, नेचुरल नहीं है। थोड़ा कुछ जगह जहाँ पर आमिर खान जी का है वहाँ तो ठीक है, दूसरे साइड में कुछ हमको अननेचुरल लगा, लेकिन कहानी के जो लय है, जो ताल है, उसके तहत आप बहते चले जाएंगे और आप कहानी सुनेंगे और उसे महसूस करेंगे। 2019 में इसकी शूटिंग चल रही थी, 18 के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। उस समय एरी एलेक्सा LF आ चुका था, लार्ज फॉर्मेट, क्योंकि इसे पहले से ही तय था कि इसे देना है नेटफ्लिक्स पर, और नेटफ्लिक्स 4K से नीचे का चीज़ नहीं लेती है। अगर A60 से भी शूट होता तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर शूट हुआ चीज़ नेटफ्लिक्स नहीं लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने सोचा कि जब LF आ चुका है तो हम फुल फ्रेम पर जाएँ और फुल फॉर्मेट पर काम करें, तो उस कैमरे का यूज़ किया गया, और उसी का मिनी भी यूज़ किया, यानी एलेक्सा मिनी पर भी काम किया गया, जहाँ पर भी ड्रोन का काम था या किसी भी जैसे जगह पर मूवमेंट का काम था, दो कैमरा एक साथ चला रहे थे, तो उस समय मिनी और मेन LF दोनों कैमरे का यूज़ किया गया। इसमें लेंसेज भी यूज़ किया गया, एरी का सिग्नेचर प्राइम लेंस यूज़ किया गया। सिग्नेचर प्राइम लेंस का पूरा सेटअप ही मंगा लिया था ताकि किसी भी लेंस का कोई कमी ना हो, और जो जूम लेंस है वो भी सिग्नेचर जूम का भी यूज़ किया गया। 65-300 लेंस इसमें ज़्यादा यूज़ होते हुए हमने देखा, जो हमको दिखाई दिया उसके आधार पर। हो सकता है कुछ चेंजेस भी हों तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैंने जो इसकी मेकिंग या जो पढ़ा या जो लोगों से बात करके जो हमें जानकारी मिली वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका यूज़ किया गया एरी लाइट्स का पूरा एरी लाइट्स यूज़ किया गया, जहाँ भी वायर रिमूविंग का काम VFX का है, ज़बरदस्त VFX का काम है, कंपोजिटिंग है, फेस को यंग बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें एनिमेशन करके फिर फेस को चेंज करके बहुत कुछ किया गया। इसमें शाहरुख खान को भी लाया गया यंग एज में, तो ये बहुत कुछ है जो VFX का काम था। लेकिन देखते समय कुछ जगह खटकेगा कि ये कुछ अननेचुरल लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाई देगा। आमिर खान युद्ध के समय घायल सैनिक को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर वायर का यूज़ किया गया, क्योंकि एक इतना भारी चीज़ लेकर के चला नहीं जा सकता, लेकिन रनिंग इतना अच्छे ढंग से ट्रिनिटी से शूट किया गया कि आपको लगेगा कि एक्चुअल लेकर के चल रहे हैं, और वायर को बाद में रिमूव कर दिया गया। तो ये VFX का पार्ट इस तरह का बहुत है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा खूबसूरत बैकग्राउंड कंपोजिटिंग के द्वारा तैयार किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी प्रोडक्शन का काम तकरीबन 200 दिन से ज़्यादा इसमें शूटिंग में टाइम लगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शूटिंग था वो भागने का था, जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि उसको अलग अलग जगह पर करना था। इसके बारे में फिर आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से प्रोडक्शन का काम है, और
डीओपी का काम अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे लेकिन अच्छा था। जो स्टोरी में डिमांड है वो बहुत ही, मैंने ऐसा नहीं लगेगा कि आज की फिल्में देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आराम से 10 साल 15 साल पहले भी इसी तरह की सिनेमेटोग्राफी होती थी, वैसा ही सिनेमेटोग्राफी इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन कूल मिलेगा। और ये मेरे ख्याल से जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म को भी इनोसेंट दिखाना था। अब आते हैं इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे। पोस्ट प्रोडक्शन हेमंती सरकार ने इसका ज़बरदस्त एडिटिंग किया। ज़बरदस्त इसलिए बोलेंगे कि मासूम रखने में, फिल्म को मासूम रखने में इनका भी कमाल का योगदान था। कुछ जगह पर आप जब देखेंगे तो बोझिल लगेगा, बोरिंग लगेगा, खींचा हुआ लगेगा, आपको लगेगा कि 10 से 15 मिनट इसको घटाया जा सकता है। लेकिन जो इस तरह के फिल्मों के लवर हैं, जिन्हें फिल्म, आपको याद होगा अक्टूबर एक फिल्म आई थी, तो जिन्हें अक्टूबर पसंद है उन्हें ये फिल्म भी पसंद आएगी। और इनका जो वीएफएक्स का टीम है बहुत लंबी है और बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि वीएफएक्स को हॉबी होने नहीं दिया, लेकिन हर जगह वीएफएक्स का काम दिखाई देगा। जो टेक्निकल है उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर ज़रूरत है तभी रखा गया है। एनीवे, पूरा जो कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जो ग्रेडिंग होता है उसे कूल रखा गया, यानी नॉर्मल रखा गया। इसको ऐसा नहीं कि ग्रेड करके कोई अलग टाइप का कलर का छाप दे दे, नहीं, इसको थोड़ा सा ब्लूइश वाइट में ही इसकी कलर ग्रेडिंग किया गया ताकि आंखों को सुकून दे, आंखों को एक नरमी प्रदान करे। आप युद्ध के भी दृश्य देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं दिखाई देगा। ये वजह है कि उसका जो कलर ग्रेडिंग है वो थोड़ा सा कूल रखा गया। आपको मेन सब्जेक्ट समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये दूसरे की जान को लेने में नहीं बल्कि बचाने में विश्वास करते हैं। ये आपको इस फिल्म के जो कलर ग्रेडिंग है उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा परिवेश कूल रखा गया, इनोसेंट रखा गया। अब आते हैं हम इसके मार्केटिंग और रिलीजिंग पर। इसको हम 7 पॉइंट्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि फिल्म तो आपने बना लिया, अब इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, या स्टार्टिंग से ही जब आप फिल्म बनाने के लिए सोचते हैं वहाँ से ही आप मार्केटिंग के लिए कैसे सोचते हैं। और जो पहला पॉइंट है वो है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट गंप। देखिए, फॉरेस्ट गंप का राइट तो लिया गया, इसको अडॉप्ट भी किया गया, इसी के ऊपर रीमेक भी किया गया, लेकिन पहले से ही इसे प्रसारित किया गया कि फॉरेस्ट गंप का हम लोग रीमेक कर रहे हैं। जबकि आपने अगर ले लिया किसी का राइट्स तो उसको आप अंदर रखते, लोग बोलते, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे फिल्में जिनका राइट्स लेकर बनाया गया, इसे प्रचारित नहीं किया गया। ये भी एक स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग का कि पहले ही इतना बड़ा एक नाम ला दो कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाए कि भाई फॉरेस्ट गंप देख लो, अरे ऐसा फिल्म है, ये इतनी अच्छी फिल्म है, या उसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन आपका एक प्रचार तंत्र खड़ा हो जाता है। आपके पास कुछ न्यूज़ होता है बताने के लिए। ये न्यूज़ हम इंडिया के लिए नहीं बता रहे हैं, आमिर खान इंडिया के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी आप देखेंगे इसका प्रेस रिलीज या इनके बारे में बात करने के लिए बाहर के जितने भी कलाकार हैं, बाहर के जो टेक्नीशियंस हैं, वो भी इस पर बात कर रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा के ऊपर। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक इतना बड़ा नाम रख दिया मार्केटिंग में। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, रनिंग इन वेरियस लोकेशन। देखिए, आमिर खान जी दौड़ते हैं, कई साल दौड़ते रहते हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ती जाती है, तो ये पूरा पोर्शन चाहे तो वीएफएक्स पर भी कर सकते थे, किसी भी रोड पर करके पीछे का पूरा पोर्शन आप हर शहर का बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रियल लोकेशन चुना। उसमें भी मार्केटिंग था, क्योंकि जहाँ पर भी जाते थे, सिर्फ पता चला कि 10 सेकंड दौड़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन पूरा क्रू लेके जा रहे हैं, तो वहाँ एक हल्ला होता है, एक लोगों के बीच में बातें होती है कि भाई आमिर खान पिक्चर यहाँ भी शूटिंग कर रहे हैं। तो जिस जिस जगह पर शूटिंग होती है, चाहे वो एक दिन की ही शूटिंग क्यों ना हो, 2 दिन की ही शूटिंग क्यों ना हो, लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और वहाँ के लोग उस पोर्शन को देखने के लिए हॉल तक जाते हैं, थिएटर तक जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग इसमें स्ट्रेटजी काम करता है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मेरा खर्च कितना होगा, इतना खर्च होगा, लेकिन इसके वजह से जो लोग देखने आएंगे या जितना लोगों के बीच में ये बज क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी था कि कई दिन उन्होंने कई अलग अलग शहर में उन्होंने लाइव शूट किया दौड़ने का। और दौड़ने का जो शूटिंग होता था वो उसका भी टेक्निकल चीज़ बता देता हूँ। वहाँ पर भी पूरी इक्विपमेंट के साथ दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ नीचे से फिल लाइट देने के लिए लाइट लगाया जाता था, बाकी नेचुरल बैकग्राउंड जो लाइटिंग है वो, और ट्रॉली पर या कार पर पूरा ग्रिप लगा करके, कैमरे का ग्रिप लगा के कैमरामैन बैठा है, नीचे से लाइट दिया जा रहा है ताकि नीचे का जो शैडो होता है, पीछे से सन का लाइट आ रहा है या कुछ भी लाइट आ रहा है, तो वो एक कूल लाइट दिया जाता है। और 20 सेकंड 25 सेकंड शूट किया, उसमें से 4 सेकंड 5 सेकंड लगाना है। तो ये जो टैक्टिस है ये बहुत अच्छा टैक्टिस माना जाएगा कि अलग अलग लोकेशन पर जाकर के इन्होंने शूटिंग किया, सिर्फ दौड़ने वाला पोर्शन। तीसरा है इन ब्रांड मार्केटिंग। देखिए, इन ब्रांड मार्केटिंग इन्होंने पहले ही सोचा कि इस फिल्म का बजट ज़्यादा जा रहा है तो पहले से ही कुछ पैसे आ जाए, तो इन ब्रांड मार्केटिंग के लिए इसमें इन्होंने
एक कंपनी की बात की कि भाई मिलकर कंपनी खोलें उनके दोस्त के साथ। आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उसमें जो कंपनी थी वो थी बनियान और अंडरवियर। तो बनियान और अंडरवियर की कंपनी, तो नाम क्या दिया जाए? एक नाम पहले उन्होंने रखा अपने दोस्त के नाम से, वो कंपनी नहीं चली, माल नहीं बिका। तो उनको किसी ने सुझाया, उनके दोस्त ने जो दुश्मन थे पहले, कि भाई इसका नाम किसी लड़की के नाम से रखो। तो लड़की सेम यही चीज़ हमारे फॉरेस्ट गंप में भी है। तो लड़की के नाम से रखा जाता है, वो झींगा व्यवसाय रहता था, इसमें अंडरवियर गंजी का कर दिया उन्होंने। तो उसका नाम रखा गया रूपा। तो रूपा ऑलरेडी एक ब्रांड है, रूपा अंडरवियर, रूपा बनियान, ये। तो उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया तो अच्छा खासा पैसा उसके लिए मिल गया। तो वो पोर्शन आप देखेंगे कि इन ब्रांडिंग कैसे किया जाता है, और इन ब्रांडिंग इतने अच्छे से प्यार से किया गया कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसको अलग से पैसा फीड किया गया होगा। हाँ, जो लोग जानकार हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल लोग देखेंगे कि अच्छा हाँ, एक हीरोइन के नाम से उन्होंने रूपा का नाम, चूँकि हीरोइन का नाम रूपा है तो रूपा के नाम से उन्होंने रख लिया। तो ये एक इन ब्रांडिंग का प्रोसेस है, और इसमें इन्होंने काफ़ी सफलता पाई और अच्छा खासा पैसा इन्होंने इसमें कमाया। फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। बॉयकॉट किया लोगों ने, इस चीज़ को इन्होंने जवाब दे करके या दूसरे से बुलवा करके इस चीज़ को और ज़्यादा फैला दिया। देखिए, बॉयकॉट जब किसी का होता है ना, तो ख़राब चीज़ के लिए हर लोग बात करते हैं, क्योंकि नाम ऐसा था इस फिल्म का, लाल सिंह चड्ढा, मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। अगर एक कॉमन आदमी बनाता तो हो सकता है कोई देखने नहीं आता, क्योंकि नाम अट्रैक्टिव नहीं था, टाइटल अट्रैक्टिव नहीं था। लेकिन चूंकि बॉयकॉट करने लगे तो हर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, इस वजह से जो भी वजह बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी का बॉयकॉट करके आप फिल्म को रोक नहीं सकते। अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी, अच्छी नहीं है तो आप चाहे लाख उसका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट से भी करवा दें तो भी नहीं चलेगी। आप इसका मैंने असर आपने किसी दूसरे फिल्म में देखा होगा। पृथ्वीराज को का ही उदाहरण लीजिए, उसको चारों तरफ से बहुत प्रचार मिला, लेकिन लोग नहीं गए देखने, क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं थी। ये फिल्म अगर अच्छी नहीं है तो नहीं जाएंगे, अगर अच्छी है तो बॉयकॉट करने से बल्कि फ़ायदा होगा। जो लोग नाम नहीं जानते थे वो लोग भी जान जाएंगे, और जब पता चलेगा कि फिल्म अच्छी है तो चुपके ही सही देख लेंगे, भले ही आके बोलेंगे कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन देख लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी इनका काम कर गया मार्केटिंग। अब काम कितना करेगा, ये तो फिल्म अच्छा या बुरा पर ही होगा, लेकिन लोग नाम तो जान गए कि ये फिल्म है। 3 मिनट्स डिस्क्लेमर। देखिए, डिस्क्लेमर हर फिल्मों में के आगे दिया जाता है कि भाई इसके किसी भी इस घटनाओं से किसी भी जीवित या मृत आदमी का कोई संबंध नहीं, ये सब तो 10 सेकंड 5 सेकंड का होता है, एक बार लिख के दिखा गया, भाई पढ़ते रहिए। लेकिन इसमें 3 मिनट का डिस्क्लेमर दिया गया, हिंदी में, इंग्लिश में, अलग अलग ढंग से, कि भाई इसमें जो भी दिखाया जा रहा है इससे किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी प्रांत का, किसी से कोई मतलब नहीं है, जबकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले ही इतने बड़े बड़े लेवल पर लिखा हुआ है, और पीछे से आवाज़ के साथ अगर दिखा दिया गया, बता दिया गया, तो किसी के मन में अगर आएगा भी तो उसको लेकर के चर्चा नहीं बनाएगा। अगर चर्चा बनाएगा भी तो गवर्नमेंट के जो कानून है, जो नियम कानून है, उसके तहत कहीं पर भी ये दोषी नहीं पाए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया। 3 मिनट आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया, ताकि इसके वजह से ऐसा ना हो कि फिल्म रिलीज़ हो जाए और फिर बंद कर दिया जाए, या किसी वजह से इसको वाकई में बॉयकॉट का सामना करना पड़े। तो ये भी मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट है नॉन बॉयकॉट मटेरियल्स इन फिल्म। देखिए, फिल्म के अंदर नॉन बॉयकॉट मटेरियल है जिसके वजह से आप बॉयकॉट करते। एक तो डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन किन के लिए दिया गया? जो बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन अगर फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य दे दिए जाएं, अब सोचिए, जो बॉयकॉट करने वाले हैं उनको भी सोचने में आ जाए, यार इनका क्यों बॉयकॉट करें, ये तो हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह के फेवर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार पहली बार इस तरह की फिल्में बन रही है, जो आमिर खान जी बना रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, जिसमें कोई ऐसा चीज़ रखे ही नहीं है जिसका विरोध लोग करें, बल्कि उसमें लोग कहेंगे अच्छा ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, तो बहुत अच्छा है, हमारी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ से अपने आप को दूरी बनाई, ताकि उनका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो इम्पैक्ट भी धुल जाए। देखिए, फिल्म चलना न चलना अलग बात है, लेकिन इनका छवि अगर अच्छा हो जाए तो आने वाले दिनों में बहुत सारी फिल्में, ये 3-4 फिल्मों का स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं जो 2 साल के अंदर लाएंगे, तो उस पर असर ना करे। तो ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी था। नेक्स्ट है रिलीजिंग स्ट्रेटजी। इन्होंने पहले ही OTT प्लेटफॉर्म, एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी कीमत में बेच दिया, जितना कि इनका लगभग लागत आया था। तो एक तो बड़ी लागत मिल गई इससे भी, और पहले ऑलरेडी इन ब्रांडिंग से इनका लागत आ चुका था। तो ये निश्चिंत हो गए। अगर फिल्म फ्लॉप भी होती है तो भी इनको देखिए मॉनिटरी इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ,
बेइज्जती होती है या एक नाम होना जरूरी है, इनको अभी पैसे के लिए नहीं बल्कि नाम और अपनी छवि को बनाए रखने के लिए होती है। और इनका जो लेवल है उस लेवल से ऊपर जाए, नीचे ना आए, इस पर इन लोगों का दबाव रहता है, ज़्यादा इन पर दबाव रहता है। तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन ये पैसे से सेफ हो गए और लगभग 3500 स्क्रीन पर इन्होंने दिया इसे। और छुट्टी का भी दिन है, इधर बीच लगातार छुट्टियां हैं, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक करीब 4-5 दिनों का इनको भरपूर टाइम मिलेगा सिनेमा हॉल के लिए। फिर उसके बाद लोग जब OTT पर आएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन सिनेमा हॉल पर अच्छा खासा इनको टाइम मिलेगा। साथ ही एक दूसरी फिल्म भी रिलीज़ हुई है, रक्षाबंधन। ठीक है, वो फिल्म भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस फिल्म का इतना बड़ा ऑरा बन चुका था कि उस फिल्म के दर्शक भी इधर जरूर आ जाएंगे, तो उसका इन्हें बेनिफिट मिलेगा। एक्टिंग की बात अगर की जाए तो देखिए, आमिर खान तो ज़बरदस्त एक्टर हैं, इनकी एक्टिंग का हर लोग लोहा मानते हैं, लेकिन इस फिल्म में मैंने देखा कि पिछले 2-3 फिल्मों का कुछ आधार मिल रहा था। जैसे PK का जो बंदा है, जिस तरह से आंखें खोल करके देखता है, वैसा ही लगा कुछ। एक फिल्म आई थी धूम 3 जिसमें इनका डबल रोल था, और दूसरा वाला जो बंदा था, जो आमिर खान थे, वो थोड़ा मंदबुद्धि थे, तो करके बात करते थे, तो वैसा कुछ लगा। और आप अगर 3 इडियट्स देखेंगे तो उसके भी कुछ छवि इसके अंदर हमको दिखाई दिया। तो एक नया कैरेक्टर नहीं गढ़ पाए मेरे हिसाब से। डायरेक्टर की बात करें तो देखिए, फिल्म में ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई गोल ना हो ना तो देखने में मज़ा नहीं आता। कि गोल है और उसे प्राप्त किया, गोल है प्राप्त किया। और हीरो में अगर हीरोइज्म ना हो किसी भी रूप में तो थोड़ा सा कुछ लोगों को आपत्ति होती है या उन्हें देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहीं डायरेक्टर को इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसे पूरी तरह से मासूम दिखाना है, तो उसमें कई हद तक डायरेक्टर सफल हुए। और वाकई में कठिन फिल्म था। इतने बड़े फिल्म को रीमेक करना आसान नहीं है। आप चाहे इसके बारे में अच्छा बुरा जो भी बोलो, लेकिन अगर आपको करना पड़ जाए ना तो पता चलता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए और इतनी बड़ी फिल्म का रीमेक करने के लिए। तो इसमें नो डाउट पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और हम लोग इससे कुछ भी अगर सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। आपको आज का टेक्निकल रिव्यू कैसा लगा ज़रूर नीचे लिखिएगा, और किस फिल्म का, आने वाले फिल्म के बारे में आप खुद बताइए ताकि हम उसके ऊपर टेक्निकल रिव्यू आपके लिए अलग से बना सकें। नमस्कार। शुरू से ही एक फिल्म मेकर बनना चाहती थी, इनफैक्ट ढेर सारे पैसे कमाना चाहती थी। फिर मैंने डिजी फिल्मिंग से ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स ज्वाइन किया। ये मैं ही हूँ। सोचा नहीं था ऑनलाइन से स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन सीखना इतना आसान होता है। घर बैठे खुद के कैमरे से सिनेमैटिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब चाहे कर सकती हूँ। एडिटिंग करते समय बार बार इफ्ता का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स देख सकती हूँ। ज्यादा मुश्किल लगे तो डिजी फिल्मिंग सपोर्ट टीम को कॉल भी कर सकती हूँ। आज मैं इफ्ता सर्टिफाइड फिल्म मेकर हूँ। ढेर सारे जॉब ऑप्शंस हैं, पर मैं खुद का काम करती हूँ। निर्माता निर्देशक समर के मुखर्जी द्वारा वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया इफ्ता का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स हिंदी समझने वाले हर उम्र के लोगों के लिए अपने तरह का सबसे बेहतर और किफायती ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यकीन मानिए, इससे बेहतर और लो कॉस्ट फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।